हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज फंक्शन स्टार्ट करते हैं और फंक्शन का जो पहला लेक्चर है उसकी बात करेंगे। और उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। तो पहला टॉपिक है डोमेन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक फंक्शंस का डोमेन ऑफ डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन का क्या मतलब है उसको समझते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शंस का जो डेफिनेशन होता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं y बराबर एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है तो इसका डेफिनेशन होता है सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x where function is defined। तो सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x where function is defined, जहां पे fx डिफाइंड है वो सभी x के वैल्यू जहां पे fx डिफाइंड है उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x where fx is defined। अब यहाँ पे डोमेन जो होता है फंक्शन का, जो डोमेन टर्म है दैट इज अ सेट। वो सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x होता है जहां पे ऐसे x के वैल्यूज जहां पे fx डिफाइंड हो, y बराबर fx डिफाइंड हो। तो फंक्शन y बराबर fx की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जितने भी बेसिक फंक्शंस की बात की है हम लोग, उन सारे बेसिक फंक्शंस के डोमेन ऑफ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डोमेन पे आएंगे। तो बेसिक फंक्शंस के डोमेन ऑफ डेफिनेशंस की अगर बात करें तो एक कॉलम बना लो बेसिक फंक्शंस के लिए और एक कॉलम बना लो डोमेन ऑफ डेफिनेशन के लिए, ठीक है। बेसिक फंक्शन और दूसरे वाले कॉलम में उसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन लिखो। तो बेसिक फंक्शंस के लिए और डोमेन ऑफ डेफिनेशन के लिए एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, और जरा देखिए सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है, जो पहला बेसिक फंक्शन में यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं, तो फर्स्ट बेसिक फंक्शन है y is equals to x to the power 1 by n। अच्छा, y is equals to x to the power 1 by n, इस तरह का कोई फंक्शन है जहां पे n इवन नेचुरल नंबर है। तो n अगर इवन नेचुरल नंबर है, अगर हम पहला पॉइंट यहाँ पे स्टडी करते हैं, n अगर इवन नेचुरल नंबर है तो उस केस में इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू, नॉलेज फर्स्ट पार्ट है, n यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1 by 2, x टू द पावर 1 by 4, x टू द पावर 1 by 6 एंड सो ऑन। अरे इस तरह के फंक्शंस के लिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा और इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होगा। तो अगर डोमेन ऑफ डेफिनेशन की बात करें तो जो ए पार्ट इस टाइप का फंक्शन लिखा गया है तो उसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी सारे के सारे फंक्शंस तभी डिफाइंड होंगे जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो या 0। x अगर नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन सारे फंक्शन का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हालांकि ग्राफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ग्राफिकली अगर इसको इंटरप्रेट करें तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 by 2 का ग्राफ बना या x का पावर 1 by 4, सबका शेप ऐसा ही होगा। 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहें x के पावर 1 by 2 x के पावर 1 by 4 को, तो हम देख पाएंगे कि अगर एक बेस फ्रैक्शनल है तो पावर बढ़ाने पर वैल्यू क्या होता है, घटता है। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू
एक्स टू द पावर 1/2 अगर लेते हैं तो बेस फ्रैक्शनल है, यहाँ पे पावर बढ़ाएंगे तो 1/4 हो गया, और यहां पे इसकी वैल्यू है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2, ठीक है। और ये पॉइंट मिलता है 0 0 और ये पॉइंट मिलेगा 1 1। तो 0 से 1 के बीच में अगर x की वैल्यू फ्रैक्शनल है तो पावर अगर बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, घटेगा। पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं x का पावर 1/2 है, x का पावर 1/4 है, x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा रखते हैं तो वेरिएशन इस तरह से कई सारे फंक्शन का हम यहाँ पे बना सकते हैं। ये सबका शेप एक जैसा ही होगा। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2, 0 से 1 तक वैल्यू चेक कर लें, और 1 के राइट में इसकी वैल्यू चेक कर लें। तो y इज इक्वल टू √x का ग्राफ बनाए, या y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4 का ग्राफ बनाए। सबका जो नोटेशन होगा, शेप जैसा बनेगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि फ्रैक्शन का पावर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू क्या होगा, घटता है। तो 1/2 मिलेगा यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ मिलेगा एक्स टू द पावर 1/4। तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि जो वेरिएशन है, एक ही जैसा ग्राफ बन रहा है, एक ही शेप हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो डोमेन और डेफिनेशन के लिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 या 0 से बड़ी है तो सारे फंक्शन का जो शेप होगा इस तरह से होगा। तो आप एक ही बना सकते हो, सेपरेट करने के लिए हम इसको अलग अलग कर सके। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, सपोज 1/16 ले लेते हैं। तो 1/16 लेने पर कोई भी वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करके हम लोग देख सकते हैं। तो जो पहला बेसिक फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, तो पावर अगर रेज कर रहे हैं, पावर बढ़ा रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगा, घटेगा अगर x का वैल्यू फ्रैक्शनल है। और x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा। तो x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी रखते हैं तो पावर 1/2 ग्रेटर देन 1/4 है, तो x का पावर 1/2 का ग्राफ होगा ये, और दिस विल बी ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4। ऐसे x के पावर 1/6 का बनाना होगा, ऐसे बनेगा नीचे की तरफ। तो इस तरह से हम लोग इसको डेवलप करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सारे केसेस में y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/n का जो वेरिएशन होगा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/n का जो वेरिएशन होगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर n इवन नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/n लेते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/n लेने पर क्या होगा, तो यहां पे n का वैल्यू ऑड नेचुरल नंबर लेते हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर लेने पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, एक्स टू द पावर 1/5, एक्स टू द पावर 1/7 एंड सो ऑन। तो एक्स टू द पावर 1/n अगर फंक्शन का नेचर लेते हैं और n यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसका डोमेन और डेफिनेशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। और इस केस में इन सबका जो ग्राफ का वेरिएशन होगा, ग्राफिकली इसको प्लॉट करें तो ग्राफ विल बी लाइक दिस इन ऑल केसेस, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तब भी, और x की वैल्यू चाहे यहाँ पे n चाहे ऑड नेचुरल नंबर हो, तो x अगर नेगेटिव होगा तब भी ये फंक्शन डिफाइंड होगा, और x अगर पॉजिटिव होगा तब भी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। इसका डोमेन और डेफिनेशन होगा x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। डोमेन और डेफिनेशन होगा x बिलोंग्स टू r। तो पहला फंक्शन लिया मैंने x टू द पावर 1/n। यहाँ पे अब एक ही शेप बना सकते हैं। ये समझने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग देख पाएंगे कि अगर x का मान 1 से ज्यादा है तो पावर बढ़ाने पर वैल्यू क्या होगा, घटेगा। पावर बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ेगा, और x अगर फ्रैक्शनल है तो पावर बढ़ाने पर वैल्यू क्या होगा, घटेगा।
तो इस तरह से हम लोग एक नेचर देख सकते हैं कि ग्राफ का नेचर ऐसा होगा, y बराबर x टू द पावर 1/n का, y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/n का, एंड अगर ऑड नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1 सपोज, ठीक है, और यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर है तो उसका वेरिएशन ऐसा होगा, और इस केस में डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r। तो पहला बेसिक फंक्शन ले रहे हैं x टू द पावर 1/n। तो x टू द पावर 1/n अगर फंक्शन लेते हैं तो इसका जो डोमेन और डेफिनेशन है हमें देखना पड़ेगा कि जो पावर में n है उस 1/n में जो n का नेचर वो कैसा है। अगर इवन नेचुरल नंबर है तो सभी x के लिए डिफाइंड है, ऑड नेचुरल नंबर है तो केवल x, यहाँ पे सभी नेगेटिव x भी रख सकते हैं, पॉजिटिव x भी रख सकते हैं, सभी x बिलोंग्स टू r के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा, और सारे x के वैल्यू यहाँ पे परमिसिबल हैं, कुछ भी रख सकते हैं, फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा। दूसरा यहाँ पे जो एग्जांपल हम लोग सिलेक्ट करेंगे बेसिक फंक्शंस में, अब देखें सेकंड एग्जांपल होगा, तो एक तरफ हम लोग बेसिक फंक्शन रख रहे हैं और एक तरफ इसका डोमेन और डेफिनेशन रख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन रख रहे हैं और एक तरफ डोमेन और डेफिनेशन रख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको अलग अलग सेपरेट करें तो बेसिक फंक्शन और डोमेन और डेफिनेशन के लिए कॉलम बनाए, इस बार रेशनल फंक्शन ले लेते हैं। रेशनल फंक्शन के लिए क्या लिखते हैं, मैंने सारे फंक्शंस के बारे में बता रखा है। तो रेशनल फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है Rx, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है p/q टाइप का। अच्छा, p/q टाइप का फंक्शन है जहां पे p और q क्या है, वेयर p एंड q आर पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, p और q अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो सारे x के लिए डिफाइंड होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन और डेफिनेशन होता है x बिलोंग्स टू r, और यहां पे क्या होगा, रेशनल फंक्शंस के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी सभी x के लिए डिफाइंड होगा, बशर्ते q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं रख सकते। इसका डोमेन और डेफिनेशन होगा, यहां पे अगर हम कॉलम बना के लिखें तो यहां पे लिखेंगे हम लोग x बिलोंग्स टू r होगा, माइनस उन सारे x को सब्ट्रैक्ट करेंगे जहां पे q का वैल्यू 0 होगा। तो सभी x को हमें यहां पे रखना पड़ेगा, सारे x ले सकते हैं, तो सारे x में से उस वाले x को सब्ट्रैक्ट करना होगा जहां पे q का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब q को 0 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी x रख लें, p/q हमेशा डिफाइंड होगा जहां पे p और q का नेचर पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो दूसरा बेसिक फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन और रेशनल फंक्शन से कनेक्टेड डोमेन और डेफिनेशन की है। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डोमेन और डेफिनेशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। रेशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दो फंक्शंस की बात की है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो बार बार यूज होगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, जो डोमेन और डेफिनेशन के लिए बेसिक फंक्शन में इस्तेमाल होगा। और लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है y इज इक्वल टू log x टू द बेस a। तो y इक्वल टू log x टू द बेस a, अगर ये फंक्शन log फंक्शन लेते हैं तो इसका डोमेन और डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो यहां पे लिखना पड़ेगा x ग्रेटर देन 0, log तभी डिफाइंड जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो, और बेस पे भी हमें केसेस बनाने पड़ते हैं डोमेन के लिए, a ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो तीनों बातें यहां पे देखनी पड़ेंगी, तीन इनइक्वालिटी को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। बेस अगर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो यहां पे दो इनइक्वालिटी और आ रही है। तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर बेस यहां पे कांस्टेंट है तो क्लियर कट दिख जाएगा कि बेस की वैल्यू पॉजिटिव और 1 के बराबर नहीं। अगर कांस्टेंट बेस नहीं है तब उस केस में बेस को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और शुड नॉट बी इक्वल टू 1। सारी बातें एक साथ लिखनी पड़ेंगी, और x का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो तीनों बातें अगर एक साथ हम लोग लिखें तो एक फंक्शन डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड होगा, और x के सारे परमिसिबल वैल्यू यहां पे हम लोग लिख सकते हैं। ओके ठीक है। तो अब ठीक है, अब दिख रहा होगा।
ठीक है, तो y इज इक्वल टू log x टू द बेस से अगर इस फंक्शन को हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और log का भी ग्राफ हमें ऑलरेडी पता है कि लॉगरिथम फंक्शन के ग्राफ के बारे में लोग बेसिक फंक्शन से पढ़ चुके हैं। दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग बन सकता है या मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग बन सकता है। इसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है। और लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है दो तरह के वेरिएशन है। बेस अगर फ्रैक्शनल है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, 1 पे 0 मिलेगा, तो y इज इक्वल टू log x का ग्राफ बना सकते हैं। और बेस अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो y इज इक्वल टू log x के लिए दो वेरिएशन है। और हम देख पा रहे हैं कि log x तभी डिफाइंड होगा, दोनों y इज इक्वल टू log x का ही ग्राफ है कांस्टेंट बेस a पर। ये भी y इज इक्वल टू log x का ग्राफ है कांस्टेंट बेस a पर। लेकिन यहाँ पे a फ्रैक्शनल है 0 से 1 के बीच में, और यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 है। तो इस वाले केस में ग्राफ का नेचर मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है और इस वाले केस में ग्राफ का नेचर मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है। लेकिन डोमेन और डेफिनेशन में तीनों इनइक्वालिटी एक साथ होल्ड करनी चाहिए। और यहाँ पे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर रहे हैं और इसमें दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की अगर बात करते हो तो y इज इक्वल टू a टू द पावर x की बात हो रही है। या दो तरह की बातें हो सकती हैं, हाँ, लॉगरिथमिक फंक्शन में a इक्वल टू 1 क्यों नहीं हो सकता, विजय कुमार पूछ रहे हैं, तो a इक्वल टू 1 क्यों नहीं हो सकता। तो बहुत उसके तमाम लॉजिक हैं। जैसे हम यहाँ पे बोलें कि log a टू द बेस 1 इज इक्वल टू 5, log b टू द बेस 1 इज इक्वल टू 7, log c टू द बेस 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम 1 टू द पावर 5 कर रहे हैं तब भी a आ रहा है, 1 टू द पावर 7 कर रहे हैं तो b आ रहा है, 1 टू द पावर 8 कर रहे हैं तो c आ रहा है, लेकिन सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग log का बेस अगर 1 रख देते हैं, जरा इसको चेक करके देख लो, अगर log का बेस हम लोग 1 कर देते हैं तो यहाँ पे हम देखें तो log a की वैल्यू 5 ले लें, log b की वैल्यू 7 ले लें, log c की वैल्यू 8 ले लें, तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, 1 टू द पावर 5 भी a के बराबर आ रहा है, 1 टू द पावर 7 b के बराबर आ रहा है, 1 टू द पावर 8 c के बराबर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये a b और c का वैल्यू सेम होना चाहिए, लेकिन जो तो डिफरेंट है आप देख सकते हैं, इसलिए log का बेस हम लोग 1 नहीं रख सकते। जैसे ही log का बेस 1 रखेंगे तो उस केस में अगर बेस चेंज फार्मूला भी लगाए तो log a न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में log 1 आएगा और ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि log की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। इस बात को समझ सकते हैं कि बेस का वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकता। log जब भी आएगा बेस ऑफ log, आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन को, 1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू a, 1 टू द पावर 7 इज इक्वल टू b, 1 टू द पावर 8 इज इक्वल टू c, इट मींस a मस्ट बी इक्वल टू b मस्ट बी इक्वल टू c। तो तीन सेम नंबर्स का अलग अलग वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करके देख पाएंगे और ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से अगर हम इसको इस तरह लिखें तो 1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू a, 1 टू द पावर 7 इज इक्वल टू b, 1 टू द पावर 8 इज इक्वल टू c। तो तभी संभव जब a बराबर b बराबर c हो जाए, और a बराबर b बराबर c डिफरेंट है तो पॉसिबल नहीं है। और बेस 1 के बराबर अगर रखेंगे तो log a बटा log 1, तो ऑब्वियसली log 1 जो होगा वो 0 के बराबर होता है। और यहाँ पे a b और c डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि सबकी वैल्यू डिफरेंट है, 5 7 8 डिफरेंट है, फंक्शन मोनोटोन है। तो ऑब्वियसली अगर वैल्यू चेंज करेंगे कंटेंट का तो डेफिनेटली log की वैल्यू या तो डिक्रीज करेगी या तो इंक्रीज करेगी, रिपीट तो कर नहीं सकती है ना। a पर भी, b पर भी, c पर वैल्यू सेम तो नहीं आ रही है, अलग अलग आने पर यहाँ पे देख पाएंगे कि वैल्यू बदलनी चाहिए या बदल रही है, इसका मतलब a b और c का वैल्यू भी डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ से a b और c का वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए बेस का वैल्यू 1 के बराबर नहीं ले सकते। इस लॉजिक को यूज कर सकते हैं या बेस चेंज फार्मूले से भी ये बता सकते हैं कि बेस का वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। चलिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या है, अगर कांस्टेंट बेस रखते हैं तो a टू द पावर x यहाँ पे कांस्टेंट बेस रखते हैं, इसका भी डोमेन और डेफिनेशन क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अगर बेस यहाँ पे कांस्टेंट है तो क्लियर कट दिख रहा है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए fx का पावर gx बेस वेरिएबल है, तो दोनों बातें आप यहाँ लिखनी पड़ेंगी डोमेन और डेफिनेशन के लिए, लिख लीजिए। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात होती है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू f टू द पावर g,
तो यहाँ पे जब भी हम लोग f टू द पावर g लिखेंगे तो बेस जो होता है ना f, उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम लॉग के लिए बात किया वैसे एक्सपोनेंट फंक्शन की भी बात कर सकते हैं। और ग्राफ अगर यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे भी दो तरह के वेरिएशन है ग्राफिकली। पहला ग्राफ कैसा बनेगा, e टू द पावर x का, तो एक बार मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है, y इज इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ बनाए, और दोनों दूसरी तरफ बनता है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ है, और यहाँ पे a का वैल्यू फ्रैक्शनल ले रहे हैं 0 से 1 के बीच में, और यहाँ पे y इज इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ है, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं। तो आप बना सकते हैं। तो लॉग और एक्सपोनेंट टाइप का जो फंक्शन है उसके जो डोमेन है उसे बेस पे हमेशा ध्यान रखिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। बेस का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और शुड बी ग्रेटर देन 0। जब भी हम यहाँ पे कांस्टेंट बेस देखेंगे तो क्लियर कट तो समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव बेस है, नॉट इक्वल टू 1। अगर वेरिएबल बेस होगा तो उसका बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 करना पड़ेगा और बेस को 1 के बराबर नहीं रखना पड़ेगा। तो लॉग और एक्सपोनेंट में बेस पे दोनों बातें डोमेन के लिए लिखने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे इस तरह कॉलम बना के लिख सकते हैं, इस तरफ हम लोग फंक्शन लिख रहे हैं, इस तरफ डोमेन और डेफिनेशन लिख रहे हैं, और इसको कॉलम वाइज हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगला जो बेसिक फंक्शन उसको समझते हैं। तो ऐसे x के वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइंड होंगे, ऐसे x के वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा उसको डोमेन ऑफ डेफिनेशन बोलेंगे। तो डोमेन ऑफ फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। फिर से यहां पे बेसिक फंक्शंस को प्लॉट करते हैं। एक तरफ बेसिक फंक्शंस को प्लॉट करो और एक तरफ डोमेन और डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन और एक तरफ डोमेन और डेफिनेशन। चलिए अगला जो बेसिक फंक्शन होगा लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद नेक्स्ट बेसिक फंक्शन होगा, फोर्थ फंक्शन यहां पे लेंगे हम लोग। नेक्स्ट फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? तो मॉडुलस फंक्शन अगला बेसिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। इसका डोमेन और डेफिनेशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। सभी x के लिए फंक्शन डिफाइंड है, x के सारे रियल वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है, और यहाँ पे इसको आसानी से बोल सकते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r ये फंक्शन डिफाइंड है। और ग्राफ भी इसका आसानी से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, x नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें चाहे 0 रखें, ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा। तो सभी x के लिए फंक्शन डिफाइंड है और इसका डोमेन और डेफिनेशन होगा x बिलोंग्स टू r। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगला बेसिक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ब्रैकेट x होता है। तो y इज इक्वल टू ब्रैकेट x, अगर इस फंक्शन के बारे में लोग बात कर चुके हैं पहले, और ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका जो डोमेन और डेफिनेशन होगा x बिलोंग्स टू r, अगेन यहां पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r। सभी x के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। और ग्राफिकली इसको अगर प्लॉट करें तो इसका ग्राफ ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं और आसानी से इसका ग्राफ बना सकते हैं 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में स्टेप फंक्शन बनता है। तो ये वाला पार्ट छूटा हुआ होगा, ठीक है। तो हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। तो x के सारे रियल वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है और y इज इक्वल टू ब्रैकेट x, कुछ भी x रख दें तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा डिफाइंड होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डोमेन और डेफिनेशन होगा x बिलोंग्स टू r। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर लिया हमने फर्स्ट में यहाँ पे, और दूसरा होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x करली ब्रैकेट x लेंगे, where curly bracket denotes greatest integer function। और इस कर्ली ब्रैकेट के बारे में अगर बात करें तो इसका जो ग्राफिकल वेरिएशन होगा हमें पता है कि रेंज इसका 0 से 1 के बीच में होगा
और ग्राफ इस तरह से पीरियोडिकली बढ़ता है, 0 1 2, -1 से 0, -2 से -1। रेंज इसका होगा y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 1 तक, 1 को कभी टच नहीं करता। तो इस तरह से हम लोग x और y प्लॉट कर सकते हैं। इसका डोमेन और डेफिनेशन भी क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, x के सारे रियल वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है, चाहे x इंटीजर रखें चाहे नॉन इंटीजर रखें, कुछ भी रख लें, फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, तो सारे x के लिए फंक्शन डिफाइंड है और इसको आसानी से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक फंक्शंस की बात हमने जो इसके पहले की है, उनका डोमेन ऑफ डेफिनेशन लिख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से x की वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन परिभाषित है, डिफाइंड है, उसको हम लोग डोमेन ऑफ डेफिनेशन बोलते हैं। मतलब ऐसे सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा वो डोमेन ऑफ डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला जो बेसिक फंक्शन होगा जो बार बार यूज हो रहा है, एक कॉलम में बेसिक फंक्शंस लिखिए और एक कॉलम में उसका डोमेन और डेफिनेशन लिखिए। तो नेक्स्ट बेसिक फंक्शन हम लोग यहां पे सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ट्रिगो फंक्शंस में क्या होगा, अगर हम मान के चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमें पहले से पता है, ठीक है, तो अगला जो बेसिक फंक्शन सिक्स्थ फंक्शन है ट्रिगो फंक्शन। उसमें पहला है ट्रिगो फंक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज y इज इक्वल टू साइन x लेते हैं। इसका डोमेन और डेफिनेशन क्या होगा, x के सारे रियल वैल्यू पे डिफाइंड है, चाहे x का वैल्यू रैशनल रखें चाहे इरैशनल रखें, साइन x हमेशा डिफाइंड होगा, कुछ भी x रखें फंक्शन हमेशा डिफाइंड है। y इक्वल टू कॉस x लेते हैं, सबका ग्राफिकल वेरिएशन भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, साइन x का ग्राफिकल वेरिएशन प्लॉट कर लें तो y और x देखें तो पीरियोडिक फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई। इसका जो वेरिएशन है साइन x का वो इस तरह से होगा, इसका जो रेंज आता है साइन x का वो -1 से +1 होता है और डोमेन क्या होगा r, कुछ भी x रख लें फंक्शन डिफाइंड है, पीरियोडिक है, हर 2 पाई इंटरवल में इसका ग्राफ रिपीट हो रहा है, एक साइकिल इसकी रिपीट हो रही है। अब फंडामेंटल पीरियड अब 2 पाई -पाई से पाई भी देख सकते हैं या 0 से 2 पाई भी देख सकते हैं या -2 पाई से 0 भी देख सकते हैं। अब एक लेंथ ले लीजिए जो कि 2 पाई लेंथ इंटरवल है, वो सभी x के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है। दूसरा फंक्शन है cos x, y इज इक्वल टू cos x, तो इसका वेरिएशन कैसा होगा, तो ऑड इवन फंक्शन बन जाता है cos x, इसका ग्राफ बनाएंगे तो पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू cos x का वेरिएशन ड्रॉ करेंगे तो -पाई/2 है, ये +पाई/2 है, ये 3पाई/2 है और यहां पे 2 पाई आ रहा है, -3पाई/2 आ रहा है और इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे, -3पाई/2 आ रहा है, माइनस पाई मिलेगा लाइक दिस। और इसका डोमेन और डेफिनेशन भी क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, सभी x के लिए फंक्शन डिफाइंड है, x बिलोंग्स टू r। तो इसका भी रेंज कितना होता है, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो रेंज की वैल्यू इसकी होगी y इक्वल्स टू -1 से y इक्वल्स टू +1 के बीच में। ये cos x का वेरिएशन होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, x के सारे रियल वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है और कुछ भी रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है tan x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan x फंक्शन से टेंशन शुरू हो जाती है। अब tan x का जो वेरिएशन होता है वो sin x अपॉन cos x है, तो इसका डोमेन और डेफिनेशन क्या होगा, तो हम बताएंगे x बिलोंग्स टू r, कुछ भी रख सकते हैं लेकिन उन सभी x को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसके लिए cos x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो cos x 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे, जहां पे n इंटीजर है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे tan x का, तो आप देखेंगे कि sin x बटा cos x है, तो एसिम्टोट्स मिलेंगे इसके, वर्टिकल एसिम्टोट्स बोलते हैं, -पाई/2 +पाई/2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ग्राफिकली इसको प्लॉट करें जिसका फंडामेंटल पीरियड पाई होता है, हमें पता लग रहा है कि हर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा,
तो π/2 से 3π/2 में भी ग्राफ का वेरिएशन वैसा ही होगा। तो π/2 से 3π/2 में अगर आगे बढ़ते हैं तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। हर पाई इंटरवल में, आप लेंथ ऑफ इंटरवल अगर पाई ले लें तो हर पाई इंटरवल में फंक्शन का जो नेचर होगा रिपीटेड होगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, चाहे 3π/2 ले लें, चाहे π/2 ले लें, चाहे -π/2 ले लें। पीरियोडिक फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, अभी पढ़ेंगे सब इसके बारे में। डोमेन और डेफिनेशन क्या होगा, उन सभी x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जहां पे cos x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो tan x का जो वेरिएशन है वो आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि सभी x पे डिफाइंड है, बस उन सारे x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जहां पे cos x की वैल्यू 0 हो जाती है। नेक्स्ट अबाउट cot x, ठीक है। तो जैसे हम लोग cot x फंक्शन को देखते हैं तो cot x फंक्शन cos x बटा sin x होता है। तो इसका डोमेन और डेफिनेशन क्या होगा, सभी x को लिखेंगे, सभी x बिलोंग टू r माइनस n पाई, जहां पे sin x की वैल्यू 0 हो जाएगी, उन सभी x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। n यहाँ पे इंटीजर है, तो यहाँ पे इसका जब ग्राफिकली इसको प्लॉट करते हैं तो इसका भी एसिम्पटोट्स मिलता है। तो cot x का नेचर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, x बराबर n पाई मतलब 0 पाई 1 पाई सभी एसिम्पटोट्स बन जाएंगे। π/2 पे इसकी वैल्यू 0 है, और इसी तरह से हर पाई इंटरवल में 0 से पाई में ग्राफ एक बन गया तो पाई से 2 पाई में ग्राफ रिपीट करेगा, फिर से तो ग्राफ फिर से रिपीट करता है लाइक जैसे 3π/2 है और ये 2 पाई है, आप लिख सकते हैं। और इधर -π से 0 के बीच में ग्राफ रिपीट करेगा, -π/2 -π। तो हम देख सकते हैं n पाई पे मतलब -1 पाई 0 पाई 1 पाई 2 पाई पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो डोमेन के हिस्से में नहीं आ रहा है। ये सब एसिम्प्टोटिक लाइंस बन रही है, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो n पाई को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो cot x का वेरिएशन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, आप अगर इसका डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो cot x का डेरिवेटिव होता है -cos²x, यानी इसका dy/dx हमेशा नेगेटिव आ रहा है, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x, तो हमेशा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आता है। तो tan x cot x में दिक्कत है, sin x cos x सभी x के लिए डिफाइंड है। इसका रेंज क्या होता है r, इसका भी रेंज क्या होता है -∞ से +∞। रेंज मतलब y का वैल्यू क्या हो सकता है, इन सभी x के लिए y का रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो y का जो वैल्यू होगा -∞ से +∞ हो सकता है। तो एक तरफ बेसिक फंक्शन लिख रहे हैं और एक तरफ उसका डोमेन और डेफिनेशन लिख रहे हैं। अगला जो बेसिक फंक्शन में लिखेंगे, फिर से कॉलम बना लीजिए। तो नेक्स्ट बेसिक फंक्शन आता है ट्रिगो फंक्शंस में। अगला जो बेसिक फंक्शन आएगा जिसमें हमें डोमेन और डेफिनेशंस की बात करनी है, अगला बेसिक फंक्शन आता है y = cosec x and sec x। तो नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट इज y = cosec x। तो cosec x का डोमेन और डेफिनेशन क्या होगा, फिर से हम बोलेंगे 1 बटा sin x है, उन सभी x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जहां पे sin x की वैल्यू 0 हो जाती है। ग्राफिकली कैसे इसको बना सकते हैं, पीरियोडिक फंक्शन है, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, तो वहां पे डिफाइन नहीं होगा जहां पे sin x की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। तो sin x की वैल्यू 0 कब हो रही है, ठीक है। तो sin x की वैल्यू जहां जहां 0 हो रही है वहां पे cosec x डिफाइंड नहीं होगा। ग्राफिकली इसको अगर ड्रॉ करें तो ग्राफ ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पे x बराबर 0 x बराबर पाई बना दिया, π/2 पे इसकी वैल्यू 1 है, sin x का वेरिएशन ऐसा होता था। और आगे बढ़ेंगे तो sin x का वेरिएशन पाई से 2 पाई में ऐसा होता है। तो अगला जो वर्टिकल लाइन होगा पाई से 2 पाई बनेगा और ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये 3π/2 पे -1 मिल रहा है। तो 0 से 2 पाई के बीच में अगर हम sin x का वेरिएशन ड्रॉ कर सकते हैं तो cosec x का वेरिएशन बन रहा है। π/2 पे इसकी वैल्यू 1 होगी और 3π/2 पे इसकी वैल्यू -1 होगी, लिख लीजिए। एक cosec x का वेरिएशन एक फंडामेंटल पीरियड में, तो हर n पाई पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसको मिटा सकते हैं। sin x का ग्राफ यहां से हटा दें तो जो बचा हुआ ग्राफ है cosec x का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। n पाई पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली y = sec x बनाते हैं। नेक्स्ट रेशियो तो 1/cos x बन रहा है।
और 1/cos x का जो वेरिएशन होगा उसको हम अगर लिखें तो इसका डोमेन और डेफिनेशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू R माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और n यहां पे इंटीजर है। तो sec x का जो वेरिएशन ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो सभी x के लिए फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन जहां जहां cos x की वैल्यू 0 होगी उसको हटाना है। तो -π/2 प्लस π/2 वर्टिकल लाइंस हैं जहां पे cos x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहां से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो cos x का वेरिएशन ऐसा था, sec x का कैसा बनेगा, तो इस तरह से बनेगा यहां पे, ठीक है, 0 पे इसका वैल्यू 1 आ रहा है, -π/2 प्लस π/2 वर्टिकल लाइन है। ओके, π/2 से 3π/2 के बीच में जो cos x का वेरिएशन है इस तरह से है, तो sec x का जो वेरिएशन होगा वो इस तरह से आएगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो जितने बेसिक फंक्शंस हमने बताए इसके पहले, पाई पे इसका वैल्यू -1 होगा, तो एक फंडामेंटल पीरियड यानी 2π लेंथ ऑफ इंटरवल में एक cos x का वेरिएशन है, जहां जहां cos x 0 है वहां पे sec x डिफाइंड नहीं है। ये वाला जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं वो sec x का वेरिएशन है, और इसका डोमेन और डेफिनेशन हम लोग बार बार लिख रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग बेसिक फंक्शंस मान सकते हैं, और ये मान सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता है पहले से, तो इनके डोमेन और डेफिनेशंस को लिख सकते हैं और ग्राफ को समझ सकते हैं। ध्यान रखिए पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ट्रिगो फंक्शन, इसलिए हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो केवल फंडामेंटल पीरियड लेंथ मतलब 2π लेंथ में ड्रॉ कर रहे हैं, sec x और cos x का वेरिएशन। अब देखें ध्यान से, sec x और cos x का जो वेरिएशन है उसका जो लेंथ ऑफ इंटरवल है जो ड्रॉ करने का वो 2π लिया है, जो -π/2 से 3π/2 यानी 2π लेंथ ऑफ इंटरवल है, 0 से 2π लेंथ ऑफ इंटरवल में जैसा ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ बार बार क्या होगा, रिपीट करेगा, यानी 2π से फिर 4π तक ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अब कुछ ग्राफ को बना सकते हैं जहां जरूरत पड़ेगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्योंकि हमें पहले से क्लास 9 से ही इंट्रोडक्शन किया गया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम लोग पहले से जानते होंगे ऐसा हमने माना। अब कहीं ना कहीं रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि चलो यहां से शुरू करते हैं। तो ट्रिगो फंक्शंस को हम लोग नहीं भी जानते होंगे तो फिलहाल इसको ग्राफ बना लीजिए और यहां लिख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे एक्स हैं जहां पे फंक्शन डिफाइंड है, वो सभी एक्स का सेट का वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो, ध्यान रखिए, उसको हम लोग डोमेन और डेफिनेशन बोलते हैं। तो कॉट एक्स कहां पे डिफाइंड नहीं है, उन सारे पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है जहां पे साइन एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इंटीग्रल पाई पे डिफाइंड नहीं, तो उसको हटा दीजिए, बाकी सभी एक्स पे कॉट एक्स डिफाइंड होगा। और कॉट एक्स का फंडामेंटल पीरियड पाई है, तो एक पाई लेंथ में जैसा ग्राफ बनेगा, tan x का भी फंडामेंटल पीरियड पाई है, तो पाई लेंथ इंटरवल में जो ग्राफ बनेगा वो बार बार रिपीट करेगा। साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड है वो 2π है, तो 2π इंटरवल में जो ग्राफ बनेगा बार बार रिपीट करेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, एक तरफ बेसिक फंक्शन लिखिए और एक तरफ डोमेन और डेफिनेशन लिखना। अभी जितने भी बेसिक फंक्शन इसके पहले पढ़े हैं वो सारे बेसिक फंक्शंस का डोमेन और डेफिनेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है कि कोसेक्स का डोमेन और डेफिनेशन बताइए, तो आप देखना पड़ेगा कि 1/sin x होता है, इसका ग्राफ कैसा होगा, एक फंडामेंटल पीरियड 0 से 2π में ग्राफ ड्रॉ करके बताया, लिख लें।
हेलो, हेलो, ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो बेसिक फंक्शन है उसमें हमने ट्रिगो फंक्शंस की बात की, और ट्रिगो फंक्शंस में ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग एकदम फंडामेंटल फंक्शन समझ रहे हैं और इसके बारे में पहले से पता है। तो कुछ हमने लिखा कि डोमेन और डेफिनेशन इस फंक्शन की अगर बात करें तो कैसे लिखेंगे। साइन एक्स और कॉस एक्स में कोई दिक्कत नहीं है, सभी एक्स के लिए फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। लेकिन जब tan x, cot x, sec x और cos x की बात करेंगे तो वहां पे कुछ ऐसे x होंगे जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सभी x के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब अगला जो बेसिक फंक्शन में आप स्टडी करेंगे ट्रिगो फंक्शंस के बाद, अगला बेसिक फंक्शन होगा दूसरा। जो नेक्स्ट जो बेसिक फंक्शन होता है इसमें डोमेन और डेफिनेशन की बात होगी, बार बार हमें अगला फंक्शन आएगा, सेवेंथ फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस की बात करते हैं, आईटीएफ की बात करते हैं। तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस में क्या होगा, ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस में सबसे पहले y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की बात करेंगे। पहला जो आईटीएफ होगा साइन इनवर्स x, इसका डोमेन और डेफिनेशन क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू -1 से +1 होता है। एक तरफ बेसिक फंक्शन रख रहे हैं, एक तरफ डोमेन और डेफिनेशन रख रहे हैं। इसका जब ग्राफ बनाएंगे, अभी हम आईटीएफ के बारे में बात करेंगे, फिलहाल केवल डोमेन और डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का जो वेरिएशन होगा कैसा होता है, कहेंगे 1 पे इसका वैल्यू π/2 मिलेगा और -1 पे -π/2 मिलेगा। इसका जो डोमेन और डेफिनेशन होगा साइन इनवर्स एक्स का, वो -1 से +1 होगा, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है यानी रेंज जो होता है तो -π/2 से +π/2 होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो वेरिएशन है इस तरह से मिलेगा हमें। और यहाँ पे देख पाएंगे कि जो फंक्शन है -1 से +1 के बीच में मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। -1 से +1 एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू -π/2 से +π/2 बढ़ के हो जाएगी। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 0 होगी। साइन इनवर्स 0 0 होता है। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, तो π/2 होता है। साइन इनवर्स -1 कितना होता है, -π/2 होता है। दूसरा बेसिक फंक्शन यहाँ पे हम लोग कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन क्या होगा, इसका भी डोमेन और डेफिनेशन होता है -1 से +1, लेकिन ये फंक्शन जो होता है मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग होता है। 1 पे इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 0, -1 पे इसका वैल्यू कितना मिलेगा, पाई, 0 पे कितना मिल रहा है, π/2। इसका जो डोमेन होगा -1 से +1 है, और रेंज अगर देखें तो क्या मिलेगा, रेंज में मिलेगा 0 से पाई, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है। रेंज इसका होगा y बराबर 0 से y बराबर पाई। तो x के सबसे कम वैल्यू -1 पे इसका वैल्यू मिल रहा है पाई, और cos इनवर्स 1 निकालेंगे तो 0 मिलेगा, और cos इनवर्स 0 निकालते हैं तो π/2 मिलता है। तो cos इनवर्स x का डोमेन और डेफिनेशन अगर लिखें तो इसका भी डोमेन और डेफिनेशन होगा -1 से +1, लिख लीजिए।
नेक्स्ट फंक्शन है थर्ड, यहां पे जो बेसिक फंक्शन हम लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, लिख लीजिए। तो tan इनवर्स x का जो ग्राफिकल वेरिएशन होता है मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होता है, और ये बेसिक फंक्शन में आएगा, अभी आईटीएफ के बारे में पढ़ेंगे आगे भी। और इसका डोमेन और डेफिनेशन केवल हम डोमेन से मतलब रख रहे हैं, और tan इनवर्स x का डोमेन और डेफिनेशन होगा x बिलोंग्स टू R। x के सारे रियल वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड होता है, कुछ भी x रख लो। माइनस इंफिनिटी पे कितना वैल्यू मिलेगा, तो -π/2, और प्लस इंफिनिटी पे कितना मिलेगा, +π/2। तो tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी होता है +π/2, जीरो पे जीरो है। तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे जीरो के लेफ्ट में कॉन्केविटी अपवर्ड है और जीरो के राइट में कॉन्केविटी डाउन। d2y dx2 का चेक करेंगे, जीरो के लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव है, और जीरो के राइट में क्या है, नेगेटिव है। तो tan इनवर्स x का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा, इसका वेरिएशन इस तरह से बनेगा, अब इसको हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आईटीएफ में भी हम देखें तो साइन इनवर्स x का डोमेन कॉस इनवर्स x का डोमेन एक जैसा है, tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का डोमेन एक जैसा होगा। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x की अगर बात करते हैं तो सभी x के लिए डिफाइंड है, और ये फंक्शन का नेचर कैसा होगा, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग होगा, लाइक दिस। और इसका जो रेंज होगा y बराबर 0 से y बराबर पाई होगा, y बराबर 0 से y बराबर पाई है। 0 पे इसका वैल्यू π/2 है, और इसका डोमेन और डेफिनेशन कहां पे फंक्शन डिफाइंड है, तो सभी x के लिए डिफाइंड होगा। अब लिख लीजिए, तो फंक्शन सभी x के लिए डिफाइंड है, और इस तरह इसका वेरिएशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, कुछ बेसिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, इसका डोमेन और डेफिनेशन हमें याद होना चाहिए, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे, और आसानी से डोमेन और डेफिनेशन पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, सेवेंथ वाले इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x की अगर बात करें, बेसिक फंक्शन इधर लिख लो, और इधर डोमेन और डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। तो इसका डोमेन और डेफिनेशन होगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो यहां पे सभी x के लिए डिफाइंड होगा, जिस सभी x के लिए डिफाइंड होगा जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ा होगा, मॉड x ग्रेटर देन 1। इसको हम बोल सकते हैं मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्राफिकली इसको प्लॉट करें तो क्या होगा, तो साइन इनवर्स x का जो नेचर था वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग था, -1 से +1 के लिए। और कोसेक इनवर्स x का अगर ग्राफ बनाएंगे तो -1 पे इसकी वैल्यू आती है -π/2। ये साइन इनवर्स x का वेरिएशन है, डोमेन था -1 से +1। जब कोसेक इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे तो मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग बनेगा ग्राफ, लाइक दिस, 1 के राइट में -1 के लेफ्ट में। तो -1 के लेफ्ट में ग्राफ ऐसा बनेगा। तो आप देखें साइन इनवर्स x का वेरिएशन इस तरह से है, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है, और कोसेक इनवर्स x का वेरिएशन ड्रॉ करेंगे तो मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग यहां पे बन रहा है। यहां भी फंक्शन का नेचर मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है, 1 के राइट में डिफाइंड है, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तब फंक्शन डिफाइंड है, या -1 से जब कम होगी तब फंक्शन डिफाइंड है। -1 से 1 के बीच में फंक्शन साइन इनवर्स x का डोमेन था, उसको क्रॉस कर दिया, कुछ देर के लिए साइन इनवर्स x बनाया, उसके बाद क्रॉस कर दिया। तो डोमेन और डेफिनेशन क्या होगा, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। उसी तरह से सेक इनवर्स x की अगर बात करते हैं तो सेक इनवर्स x का भी डोमेन और डेफिनेशन क्या होगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, यानी कि मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। अब यहां पे देखें तो सेक इनवर्स x का कैसा ग्राफ बनेगा, तो कॉस इनवर्स x का जो नेचर होता है मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग होता है,
कॉस इनवर्स एक्स का नेचर मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग था, तो सेक इनवर्स एक्स का जो नेचर होगा वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगा। y इक्वल्स टू पाई बाई 2 ड्रॉ कर लें, तो ग्राफिकली इसको प्लॉट करें तो ऐसा ग्राफ बन रहा है, लाइक दिस। तो बीच में जो कॉस इनवर्स एक्स का वेरिएशन को क्रॉस कर दें, तो y इक्वल्स टू पाई बाई 2 को टच नहीं कर रहा है ग्राफ, 0, पाई बाई 2 को टच नहीं कर रहा है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ग्राफ जो बन रहा है इसका -1 के लेफ्ट में बन रहा है और 1 के राइट में बन रहा है। डोमेन इसका -1 के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड है और 1 के राइट में डिफाइंड है। रेंज क्या होगा, तो रेंज उसका 0 से पाई, जैसे कॉस इनवर्स एक्स का रेंज वही होगा, लेकिन एक एलिमेंट रेंज में नहीं है, कौन सा, दैट इज y इक्वल टू पाई बाई 2। रेंज में एक एलिमेंट नहीं है, डोमेन इसका वही होगा जो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन है। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना के हेल्प ले सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का नेचर मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है, तो कोसेक इनवर्स एक्स का नेचर अपने डोमेन में आप देखो तो इंक्रीजिंग फंक्शन, सेक इनवर्स तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है। साइन इनवर्स एक्स का नेचर मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग था, तो कोसेक इनवर्स एक्स का नेचर मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से +1 था, तो कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन -1 के लेफ्ट में, यानी -∞ से -1 रख सकते हैं, या 1 के राइट में, अपोजिट है 1 से ∞। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को, और देख पाएंगे कि साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना के हम लोग कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बना सकते हैं। रेंज क्या होगा, तो रेंज जो होगा ना कोसेक इनवर्स एक्स का, वो -π/2 से +π/2 होगा, लेकिन एक एलिमेंट यहां पे छूटेगा y बराबर 0, और सेक इनवर्स एक्स का भी रेंज वही होगा जो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है, 0 से पाई होगा, लेकिन एक एलिमेंट यहां पे छूट जाएगा, y इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे जैसे कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई था, कंप्लीटली 0 से पाई था, लेकिन सेक इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई होगा, लेकिन एक एलिमेंट यहाँ पे y इक्वल टू π/2, 0 से π/2 में मिसिंग होगा। आगे रेंज की बात करेंगे, फिलहाल अभी डोमेन और डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। इतने बेसिक फंक्शंस हैं जिनके डोमेन और डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए, और उनके ग्राफ भी आपको बनाने आने चाहिए। अगर अभी नहीं आ रहे हैं तो धीरे हम इसको सीखेंगे भी ITF को, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बेसिक फंक्शंस के डोमेन लिखना हम लोग सीख पा रहे हैं, ठीक है, फिर डोमेन की प्रॉपर्टी लिखेंगे, नोट करिए जरा। ठीक है, तो एक बार सर देख लेंगे डोमेन और डेफिनेशंस के बारे में, नोट कर लीजिए। तो अभी हमने डोमेन ऑफ बेसिक फंक्शंस लिखा, अब प्रॉपर्टीज ऑफ डोमेन और डेफिनेशंस की बात करेंगे, जिसमें कि बेसिक फंक्शंस में जिस तरह के इन इक्वेशंस और इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा गया है उसको यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपसे डायरेक्टली सवाल पूछता है व्हाट इज द डोमेन और डेफिनेशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, तो उसका ग्राफ आप याद रखें और बताएं कि भाई मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर पूछता है सेक इनवर्स एक्स का डोमेन और डेफिनेशन बताओ, ग्राफ याद रखना चाहिए कि मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, डोमेन और डेफिनेशन क्या होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्लियर कट पिक्चर बनी रहनी चाहिए दिमाग में सारे फंक्शंस के, बेसिक फंक्शंस के ग्राफ की, तो हम लोग डोमेन ऑफ डेफिनेशन के चैप्टर यानी टॉपिक्स को हम आसानी से स्टडी कर पाएंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं बेसिक फंक्शन से स्टार्ट करते हुए, ठीक है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम लोग सारे बेसिक फंक्शंस पे प्रैक्टिस करेंगे।
तो सबसे पहले x टू द पावर 1 बाय n को सिलेक्ट करते हैं, और x टू द पावर 1 बाय n टाइप के जो फंक्शंस हैं, फिर इसके बाद fx बाई gx यानी रेशनल फंक्शंस की बात कर लें, तो 1 बाई 1 इस पे क्वेश्चंस बनेंगे बेसिक फंक्शंस पे, और डोमेन और डेफिनेशंस की बात कर सकते हैं। ओके चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं x टू द पावर 1 बाय n से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सब प्रॉपर्टीज ऑफ डोमेन पढ़ने से पहले बेसिक फंक्शन से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। चलिए, सबसे पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, अंडर रूट यहां पे बोल रहा है 6 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, 6 लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पावर में जो 1/6 लिखा हुआ है, मतलब 1 बाय n में n इवन नेचुरल नंबर है। तभी देखो, इसके अंदर जो फंक्शन है पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन सभी x के लिए डिफाइंड होता है, लेकिन अगर इसको हम कुछ देर के लिए t मान लें, अंडर रूट के अंदर जो कंटेंट है उसको t मान लें, तो t टू द पावर 1/6 है, और t टू द पावर 1/6 तभी डिफाइंड होगा जब t का साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो क्या लिखेंगे? फॉर डोमेन और डेफिनेशन, डोमेन ऑफ डेफिनेशन, तो पहला जो प्रॉपर्टी मैंने x का पावर 1/n लिखा था, यहां बोलना पड़ेगा t का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ x का पावर t का पावर 1/6 है, तो t मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जरूरी है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि पावर में 1/6 लिखा हुआ है, और n 1/n में n इवन नेचुरल नंबर है। चलिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। फैक्टर निकालें तो x प्लस 2 आ रहा है, x माइनस 1 आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होंगे? -2 और +1 है। साइन स्कीम बनाए तो यहाँ पे प्लस मिल रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, फिर यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कब ये पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका डोमेन और डेफिनेशन होगा x बिलोंग्स टू -2 से 1। वेव कर्व मेथड बोलते हैं, -2 से 1 के बीच में अगर x का वैल्यू रखेंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो x के वैल्यूज -2 से +1 के बीच में रखने पर ही फंक्शन परिभाषित होगा। तो पहले हम लोग x के पावर 1/n पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लॉग है, ITF है, सबका डोमेन और डेफिनेशन में लिखवाया। तो t का पावर 1/6 अगर लिखा गया तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कौन कौन से ऐसे x के वैल्यू है जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा? तो सभी x के वैल्यू यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। यही सेट होगा, x के रियल वैल्यूज का सेट होगा जहां पे फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड होगा। दूसरा, y इज इक्वल टू, दूसरा फंक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, साइन x ले लेते हैं, और यहाँ पे 3 लिख दिया। यहाँ पे साइन x पावर 1/3 है। तो सबसे पहले देखो, साइन x फंक्शन जो है ना, ट्रिगो फंक्शन साइन x, इसका डोमेन और डेफिनेशन क्या था? सभी x के लिए डिफाइंड था। लेकिन इसको अगर t मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो t का पावर 1/3 है। तो t का पावर 1/3 तभी डिफाइंड होगा जब कुछ भी t का वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसका डोमेन और डेफिनेशन होगा, डोमेन ऑफ डेफिनेशन होगा, चाहे साइन x का वैल्यू नेगेटिव आए, चाहे साइन x का वैल्यू पॉजिटिव आए, 3 0 आ जाए साइन x का वैल्यू, सभी x के लिए साइन x डिफाइंड होता है। तो डोमेन और डेफिनेशन इसका होगा x बिलोंग्स टू r, क्योंकि साइन x का डोमेन तो x बिलोंग्स टू r होता है। कुछ भी x रखेंगे, साइन x का रेंज -1 से +1 के बीच में होगा, और ये फंक्शन क्योंकि पावर 1/3 है, तो सभी x के लिए फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड होगा। तो x का पावर 1/n को अगर हम सही से ऑब्जर्व कर पाते हैं तो इसका डोमेन और डेफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं इस तरह से, y इज इक्वल टू cos x ले लेते हैं, और यहां पे अंडर रूट cos x ले लेते हैं। चलिए, अच्छा, अंडर रूट cos x ले तो cos x फंक्शन सभी x के लिए डिफाइंड है, कुछ भी x का वैल्यू रख दें तो फंक्शन डिफाइंड होगा। और यहां पे 2 लिखा हुआ है, इसको कुछ देर के लिए t मान लें, तो फॉर डोमेन और डेफिनेशन क्या करना पड़ेगा?
डोमेन और डेफिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, t cos x का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो cos x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, तो cos x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। cos x नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो cos x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगी, तो आप क्या करो कि cos x का ग्राफ बना लो, और cos x का ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। -π/2 से, अब देखें 2π फंडामेंटल पीरियड में -π/2 से 3π/2 तक देखा जाए। अच्छा, क्यों मैंने -π/2 से 3π/2 इंटरवल सेलेक्ट किया, क्योंकि cos x का जो नेचर होता है पीरियोडिक होता है, और हर 2π लेंथ ऑफ इंटरवल में ग्राफ रिपीट करता है, तो -π/2 से 3π/2 अगर लेंथ कैलकुलेट करें तो 2π लेंथ आ गया, तो 2π लेंथ ऑफ इंटरवल में ग्राफ बना लो, कोई भी आप लेंथ 2π सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने -π/2 से 3π/2 चुना है, आप 0 से 2π भी चुन सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन इस बार हमने बोला कि भाई -π/2 से 3π/2 चुनना चाहते हैं। इस लेंथ ऑफ इंटरवल में अगर बात करेंगे तो cos x का साइन पॉजिटिव कब मिल रहा है, तो हम बोलेंगे जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग कर रही है, -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग कर रही है, ठीक है। लेकिन तो एक फंडामेंटल पीरियड में इसका सोल्यूशन हुआ cos x पॉजिटिव का। जनरलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड पॉइंट पे 2nπ ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड 2π है, तो 2nπ ऐड करना होगा एंड पॉइंट पे, x बिलोंग्स टू 2nπ -π/2 से 2nπ + π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो n की वैल्यू इंटीजर रखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैंने n बराबर 0 रख दिया, एक सेट आएगा -π/2 से +π/2, यूनियन n का वैल्यू 1 रख दिया, तो 1 रखने पर 2π -π/2 यानी 3π/2 से n बराबर 1 रख दिया तो 5π/2, 1 रख दिया तो 3π/2 से 5π/2, -1 रख दिया तब क्या होगा, -2π -π/2 -5π/2 से, यहां पे देखें -1 रखे तो -4 -3π/2 आ गया, तो एंड सो ऑन, इधर भी बढ़ सकते हैं इधर भी बढ़ सकते हैं, तो इसका आंसर होगा। तो अभी इस तरह से हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं कि x के कौन कौन से वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले किस टाइप का फंक्शन है, लॉगरिथमिक है, ITF है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, x⁴1/n टाइप का है, तो हर सबके लिए सारे बेसिक फंक्शन से हमने बात करी हुई है। पॉलिनोमियल फंक्शन सभी x के लिए डिफाइंड होता है, sin x और cos x सभी x के लिए डिफाइंड होते हैं, लेकिन x का पावर 1/n है अगर, तो n अगर इवन नेचुरल नंबर है तो t का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, n अगर इवन नेचुरल नंबर यहाँ पे 2 है तो t का साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह की इनइक्वालिटी को, अब ऐसा देख सकते हैं, ऐसा प्लॉट करके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डोमेन और डेफिनेशंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।